हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सहस्योंजी आबंध और उसकी विशेषता के बारे में, जो कि अपने 10th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 4 है और जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। उसका एक टॉपिक है सहस्योंजी आबंध और उसकी विशेषताएं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसके अंदर सहस्योंजी आबंध के बारे में। सबसे पहले हम कुछ नॉर्मल जानकारी देखेंगे, फिर आपको बताएंगे कि सहस्योंजी आबंध किसे कहते हैं और उसके कुछ उदाहरण वगैरह बताएंगे, और इसी के साथ हम उसकी विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो कार्बन में आबंधन यानी सहस्योंजी आबंध। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आबंध का अर्थ क्या होता है। आबंध का अर्थ होता है आकर्षण यानी कि खींचना। यानी आबंध अपने से कभी अगर ऐसे बोलते हैं कि कार्बन के अंदर आबंध पाया जाता है, या कार्बन के मध्य या कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के मध्य बंध बन गया, तो बंध का मीनिंग क्या होता है? आकर्षण। यानी कि कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, इसको आगे आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंध आबंध को हम संयोजन चिन्ह, यानी कि कंबाइन साइन, ये कंबाइन साइन होता है ये वाला। इस साइन के मध्य अपने इस साइन से अपने दिखाते हैं। क्या दिखाएंगे? संयोजन चिन्ह का यूज करके अपने ये दिखाएंगे कि दो परमाणुओं के मध्य बंध या फिर आबंध बन चुका है। ठीक है, जैसे अपने देखते हैं इसको, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके मध्य में ये वाला कंबाइन साइन यूज़ किया है। आप इधर देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य, यहाँ पर भी मैंने क्या किया? कंबाइन साइन का यूज़ किया है। ये कंबाइन जो साइन है ये अपने को यह दिखाता है कि ये कंबाइन साइन है ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य आकर्षण को दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है यह वह चिन्ह है जिनके माध्यम से हम किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य आकर्षण को दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, आई होप दैट कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन परमाणु को अपने इस तरह से दिखाएंगे। ये CH4 हो गया, इससे अपने इस तरह से दिखाते हैं। ये CO2 हो गया, इसको अपने इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है अंतराणुक बल। ये बहुत सी अपने बुकों में देखा भी होगा, या अपनी बुक में देखा होगा कि अंतराणुक बल पाया जाता है। अब अपने जानते हैं अंतराणुक बल का मीनिंग क्या होता है। किन्हीं दो या अधिक अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बल को अंतराणुक बल कहते हैं। यदि बस कोई भी दो अणु होने चाहिए, जैसे मान लेते हैं एक, ये जो थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। जैसे मान के चलिए एक है जल का एक अणु है, ये भी जल का एक अणु है, ये भी जल का एक अणु है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? इन दोनों के अणुओं के मध्य या इन तीनों अणुओं के मध्य पाए जाने वाले जो बल होता है, उस बल को अपने क्या बोलेंगे? अंतराणुक बल कहते हैं। आई होप दैट कि आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब अपने मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सहस्योंजी आबंध के बारे में बात करते हैं। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध को सहस्योंजी आबंध कहते हैं। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि किन्हीं भी कोई भी दो परमाणु है, जब वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने से जो भी आबंध बनता है उससे सहस्योंजी आबंध कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो ये हाइड्रोजन है, इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। ठीक है,
ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपने ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसका, ये इसको दे देगा। इसको इस तरह से, इस वाले हाइड्रोजन को तो ऐसे लगेगा कि मेरे पास दो, अब इस वाले हाइड्रोजन को क्या लगेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और इस वाले जो यहाँ पे हाइड्रोजन है इसको ये लगेगा कि मेरे पास भी क्या आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इस तरह से क्या करते हैं कि दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, और इस तरह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने से जो भी आबंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है। आई होप दैट कि आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसी के ऊपर एक और वीडियो बनी हुई है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आपको उसमें अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है। फिलहाल आपको ये परिभाषा याद करनी है, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो हर एग्ज़ाम में आती भी है। जिन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, अब जो यौगिक होते हैं और जिन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध पाया जाता है उन यौगिकों को अपने सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। अब सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण है CH4 मीथेन, Cl4 CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHCl3 कार्बन ट्राइक्लोराइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन, N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन इत्यादि। अब अपने बात करते हैं, ये अपने पढ़ चुके हैं सहसंयोजी आबंध के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे सहसंयोजी आबंध की विशेषताएं। पहले हम सहसंयोजी आबंध और उसके उदाहरण देख चुके हैं, अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सहसंयोजी यौगिकों में अंतराणुक बल, अभी आपको बताया था कि इन्हीं भी 2 अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बल को अंतराणुक बल कहते हैं। अंतराणुक बल दुर्बल यानी कि कमज़ोर होता है, जिस कारण उनके कंपनांक व गलनांक कम होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सहसंयोजी यौगिकों के कंपनांक व गलनांक कम होते हैं, इसका पीछे कारण क्या है। तो आपको ये लाइन लिखनी है, सहसंयोजी यौगिकों में अंतराणुक बल दुर्बल होता है, जिस कारण से उनके कंपनांक व गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। आई होप दैट कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सहसंयोजी यौगिक विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि इनमें आयन नहीं बनते हैं। अब आपका ये प्रश्न भी आ सकता है कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं लेकिन सहसंयोजी यौगिक नहीं, इसके पीछे कारण क्या है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इन देखो, इनका आंसर किस प्रकार से देना है आपको। इसका आंसर इस प्रकार से देना है कि सहसंयोजी यौगिक जो है गलित अवस्था में और विलयन अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि इनमें आयन नहीं बनते हैं। जबकि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो गलित अवस्था में और या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं विलयन में विद्युत का चलन करते हैं, क्योंकि उनमें आयन बनते हैं। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आपके मेरे ख्याल से तैयार हो गए होंगे। अब आप नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सहसंयोजी यौगिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं, ये इसकी विशेषता है। इसमें क्या करते हैं, कोई भी 2 परमाणु जो अपने आपस में बंध बनाना चाहते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए कोई भी परमाणु हो, अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों की सहायता से ही वह परमाणु संयोजी आबंध बनाता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी अगर परमाणु हो गया, जैसे मान के चलो ये कार्बन परमाणु C है, ये अपने ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। कोई भी अगर ऑक्सीजन परमाणु है, कोई भी ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है, वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करके आबंध बनाता है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, इसका पहला कोश, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अंतिम कोश इसका क्या होगा, ये वाला जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, K कोश और ये L कोश।
एल कोश में इसका ऑक्सीजन का परमाणु का अंतिम कोश होगा जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर सकता है ये। अंत अपनी सीधी सिंपल सी बात करें तो ये क्या करता है, सोंजी इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करता है, जिस तरह से सहसंयोजी अबंध बनता है। और सोंजी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि तो आपको 9th क्लास की बुक देख सकते हैं, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बारे में या संयोजकता के बारे में बताया गया है। अगर आप अच्छे से देखते हैं उन्हें पढ़ते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन उनकी यही है। अब अपनी बात करते हैं कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो कार्बन के अंतिम कोश में क्या होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी ये 4 अन्य परमाणु के साथ अबंध बना सकता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण इसकी संयोजकता 1 होती है। इसका मीनिंग ये अन्य एक परमाणु के साथ अबंध बना सकता है। अब अपनी बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे ये 6 अबंध बनाएगा, नहीं, कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। अब देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन उसके लिए लेना आसान है या देना आसान है? 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 6 इलेक्ट्रॉन देना आसान है? 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए बनाने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। इसी प्रकार से अपने बात करें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन भी अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। इसके प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये मुझे ये बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन लेने आसान है या 5 इलेक्ट्रॉन देने आसान है? ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने आसान है, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 9th क्लास की बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपको साइंस में इसी तरह से इंटरेस्ट है, आपको जानकारी लेने में मज़ा आ रहा है और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए हम ऐसी शानदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो अब चलते हैं, अलविदा माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।